Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class second year, chapter number 13 is in P Black Elements, lecture number 2, atomic radii of that period start करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, एक होता है एटॉमिक रेडियस, ये एक सिंगुलर वर्ड है, यूज फॉर रेडियस और यूज फॉर एक एटम के लिए यूज होता है। सेकंड वन इज एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई एक प्लूरल टर्म है और ये यूज होता है मोर देन वन एटम या अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द ग्रुप यूज होता है। तो डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है। तो डिफिनीशन लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है एंड इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, ये एक पीस है कार्बन का। अब ये कार्बन स्मॉल पार्टिकल, जिसको एटम कहा जाता है, एटम से बना है। बहुत से एटम इकट्ठे हुए कार्बन एलिमेंट्स बनाया है। अब इन एलिमेंट्स से मैं एक एटम ले लूँ और एक एटम का जो स्ट्रक्चर है या डायग्राम है और इस तरह मैं रिप्रेजेंट करूँ। ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो एटॉमिक रेडियस आपने पहचान दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, इट इज वेरी difficult to measure the atomic radius of an atom। किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो फाइंड करना इम्पॉसिबल है, फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसका जो दो रीज़न लिखता हूँ मैं। रीज़न नंबर फर्स्ट है, एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है, और किसी भी एलिमेंट से एक एटम को आइसोलेट करना और इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम size is very small and isolated single atom is impossible। सिंगल एटम को आइसोलेट करना और इसका साइज डिटरमाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम का जो साइज है बहुत स्मॉल है। जो सेकंड रीजन है, रीजन नंबर 2, वो ये है, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ वेव। क्वांटम मैकेनिक के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है लाइक वेव बिहेव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव बिहेव करता है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, मैं यही कार्बन का एटम लेता हूँ, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूवमेंट करता है और न्यूक्लियस से वापस अपनी शेल की तरफ मूवमेंट करता है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ मूवमेंट करता है और न्यूक्लियस से अपनी शेल की तरफ मूवमेंट करता है। मतलब ये है कि ऑल डायरेक्शन में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑल डायरेक्शन में यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस से अवे मूवमेंट करता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस से फर्दर अवे अपनी शेल की तरफ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से
ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स नहीं है तो न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक बाउंड्री नहीं है। जब एक बाउंड्री नहीं है तो हम एटॉमिक रेडियस को फिर किस तरह फाइंड। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव एंड जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस की तरफ और शेल की तरफ वापस बैक मूवमेंट करता है, यानी फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स एट अ सिंगल पोजीशन। इलेक्ट्रॉन सिंगल पोजीशन पे फिक्स नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन सिंगल पोजीशन पे फिक्स नहीं है तो मैं लिख दूंगा देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। अब ये एटॉमिक रेडियस को फाइंड करना इतना ज़रूरी क्यों है? ये इतना ज़रूरी इसलिए है कि एटम की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये एटम की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस के बगैर फाइंड करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल टू मेजर these properties without atomic radius. That's why atomic radius is very important for scientists. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एटम को किसी भी दूसरे एटम के साथ बाउंड करना बहुत ज़रूरी है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बाउंड हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो फिर किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियाई है या रेडियस है वो फाइंड करना इजी है, आसान है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या है? तो डिफिनीशन लिखता हूँ, half of the distance between the nuclei of two atoms of same element bounded together by a single covalent bond। फॉर एग्जांपल एक एटम है हमारे पास ए और दूसरा एटम है ए। ये तो आपस में कंबाइन हुई बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ए2 मॉलिक्यूल बन गया। अब एक एटम का जो न्यूक्लियस है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है इसका हम हाफ ले लें, इस डिस्टेंस को कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई कहा जाता है। एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो गया और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो एक एटम का जो न्यूक्लियस है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है इसका हम हाफ ले लें, इस डिस्टेंस को कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। अब ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, कॉम्बिनेशन से H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, DH2 या एटॉमिक रेडियाई ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू रेडियाई ऑफ 1H एटम प्लस रेडियाई ऑफ सेकंड H एटम। तो इसको मैं इस तरह लिख दूंगा, DH2 इक्वल टू 2RH। अब इस 2 को बोथ साइड पे हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है DH2 इक्वल टू RH डिवाइड बाय 2। यानी एटॉमिक रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू half of the distance between two hydrogen atom bounded by single covalent bond। तो ये हो गया कोवेलेंट रेडियाई। अब कोवेलेंट रेडियाई का जो यूनिट है, इसके लिए जो SI यूनिट है, SI यूनिट है, एक है नैनोमीटर एंड सेकंड वन इज पिकोमीटर। ये इसके लिए SI यूनिट है। इसके अलावा अदर यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं। अदर यूनिट्स है, एक है मीटर, सेंटीमीटर
एंड एंगस्ट्रॉम है। कॉमनली यूज यूनिट इन 5 में से एक है नैनोमीटर, दूसरा है एंगस्ट्रॉम एंड तीसरा है पिकोमीटर। ये 3 कॉमन यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं। इसकी जो रिलेशन है, नैनोमीटर लार्ज यूनिट है, एंगस्ट्रॉम मीडियम यूनिट है एंड पिकोमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 100 पिकोमीटर, ये इनके दरमियान रिलेशन है। अब जो कोवेलेंट रेडियाई है वो हम 2 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। 2 मेथड टू डिटरमाइन कोवेलेंट रेडियाई। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन एंड सेकंड वन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये 2 मेथड है जिसके थ्रू हम कोवेलेंट रेडियाई किसी भी एटम के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटालॉइड है। अब जो कोवेलेंट रेडियाई है हम मेटल के लिए फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। इस अब हम नॉन मेटल के लिए और मेटालॉइड के लिए कोवेलेंट रेडियाई फाइंड कर सकते हैं बिकॉज़ दिस एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस भी हमारे पास नॉन मेटल है लेकिन इसके लिए हम कोवेलेंट रेडियाई फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। अब एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है। दो H2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 74 पिकोमीटर। अगर हम इसको हाफ ले लें तो ये बनता है 37 पिकोमीटर। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियाई ये बन गया या कोवेलेंट रेडियाई ये बन गया। अब कुछ फैक्टर हैं जो कोवेलेंट रेडियाई को इफेक्ट करता है। फैक्टर व्हिच इफेक्ट कोवेलेंट रेडियाई। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास इफेक्टिव nuclear charge. Covalent radii is inversely proportional to effective nuclear charge क्योंकि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटम और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जितना अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नजदीक होगा और एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज होगा। सेकंड वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोवेलेंट रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगा। जितना अट्रैक्शन कम होगा, साइज ऑफ एटम बड़ा होगा। जितना साइज ऑफ एटम बड़ा है, कोवेलेंट रेडियाई भी लार्ज होगा। तो ये हो गए कोवेलेंट रेडियाई। इंशाल्लाह